ये एक बहुत बड़ा हॉल कमरा, ऐसा कमरा जिसमें सामान्य से 100 कमरे समा सकते थे। हर तरह का सामान था वहाँ पर। अलग अलग जगह पर 20 बेड लगे हुए थे। ज़रूरत का हर सामान वहाँ पर मौजूद था। कमरे के बीचों बीच बड़े बड़े से टेबल के ऊपर रखे बर्तनों पर फल फ्रूट रखे हुए थे। खाने का गर्मा गर्म सामान भी बर्तनों में पड़ा था। अलग अलग दिशाओं में 8 बड़ी सी किचन नज़र आ रही थी। हॉल की अलग अलग दिशाओं से 2 तरफा सीढ़ियाँ बनी थी जो कि ऊपर को जा रही थी। हॉल से 12 रास्ते अलग अलग जा रहे थे। देवराज चौहान, मोना चौधरी, पारसनाथ, नीलू महाजन, जगमोहन, अर्जुन भारद्वाज, सोहन लाल, रुस्तर राव और बाकी लाल को यहाँ पहुँचे 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। वो इस नतीजे पर पहुँच चुके थे कि भीमा के हाथ पांव कट जाना भी उसकी मौत ही माना जाएगा। तभी तो वे माया जाल में आ फंसे थे। यहाँ का रास्ता उन्होंने देख लिया था। हॉल में जो 12 रास्ते अलग अलग तरफ जा रहे थे, उन रास्तों पर भी कुछ आगे जाकर वो लौट आए थे, क्योंकि हर रास्ता आगे जाते ही 2 में बदल जाता और 2 में से एक रास्ता चुनकर आगे बढ़ा तो आगे जाने पर वो रास्ता 3 रास्तों में बदल जाता। वो रास्ते माया जाल की तरह आगे बढ़ने पर उलझते जा रहे थे। वो भीतर से बाहर आ गए। कोई वहाँ जाकर यहाँ की भूलभुलैया में फंसना नहीं चाहता था। ऐसा ही हाल 2 तरफा बनी उन सीढ़ियों का था। वो उन सीढ़ियों से भी ऊपर गए थे। वो भी मायाजाल की तरह ही दूसरा रास्ता था। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने पर ऊपर लंबी चौड़ी गैलरी थी जिसके साथ कमरों के दरवाजे थे। उन दरवाजे से भीतर जाने पर अंदर सजा सजाया कमरा था। वहाँ भी सोया जा सकता था, परंतु कमरे के एक कोने में ऊपर जाने को सीढ़ियाँ। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चढ़े तो ऊपर का कमरा भी सजा समरा मिला, परंतु इस कमरे में 2 तरह की सीढ़ियाँ मिली। एक कमरे के दाएं थी, एक बाएं थी। उन्होंने सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर कमरे में झाँका तो वहाँ 3 तरह की सीढ़ियाँ मिली। देवराज चौहान के कहने पर सब उन कमरों से निकलकर नीचे के हॉल में आ पहुँचे। सब गंभीर थे। अर्जुन भारद्वाज ने अभी तक लंगोट पहन रखा था। यहाँ पे आके हम लोग तो घनघोर फंसेला है भाई लोग। बाकीलाल लौटा गंभीर सर में क्या उठा। सही कहते हो तुम, नीलू महाजन क्या उठा। भीमा ठीक कहता था कि यहाँ से हम जिंदा वापस नहीं जा सकते। जगमोहन गंभीर सर में क्या उठा। भीमा ने कहा था कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। अर्जुन भारद्वाज सोच भरे सर में बोला, कोई रास्ता नहीं होएला बाप। रुस्तराव बोला अगर कोई रास्ता होगा भी तो उसे से भीमा ही जानता होगा। अर्जुन भारद्वाज ने रुस्तराव को देखा। रास्ता ज़रूर होगा। पारसनाथ क्या उठा। भीमा अवश्य यहाँ आता होगा, कोई रास्ता तो होगा ही। जगमोहन क्या उठा। जुगल किशोर नहीं आया यहाँ। जगमोहन क्या उठा। वो भी इधर भी आएला बाप, पर वो तो किले में बंद है। नीलू महाजन क्या उठा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अर्जुन भारद्वाज गंभीर सर में बोला, वो कभी भी इधर आ सकता है, साथ में रोशी भी। रोशी भी। रोशी ने तो भीमा की जान का भेद रानी के सामने खोला था। ओह। देवा मिन्नो पास ही बैठे सबको देख रहे थे, उनकी बातें सुन रहे थे। नीलू महाजन उन दोनों को देखकर बोला, तुम क्या सोच रहे हो। अगर तुम पुजारी होते, देवराज चौहान ने अर्जुन भारद्वाज से कहा, तुमने मायाजाल बनाया होता तो अपने आने जाने का एक गुप्त रास्ता तो रखते ना। अर्जुन भारद्वाज ने तुरंत सहमति से सिर हिलाया। तो यकीनन भीमा ने भी ऐसे ही कोई रास्ता अवश्य रखा होगा। देवराज चौहान बोला, कहाँ हो सकता है वो रास्ता। अर्जुन भारद्वाज ने गहरी सांस ली। वो कहीं भी हो सकता है, ये तो मायाजाल बनाने वाले की मर्ज़ी पर है। हम उस जगह को ढूंढे तो नहीं ढूंढ सकते। अर्जुन भारद्वाज ने विश्वास भरे स्वर में कहा, यह मायाजाल बहुत बड़ा है, कितना विशाल है, हम भी इसका छोर नहीं पकड़ सकते। उसमें एक छोटा सा दरवाज़ा ढूंढना बेहद असंभव सी बात है। अर्जुन भारद्वाज ठीक कहता है। सोहनलाल क्या उठा। देवराज चौहान की सोच भरी निगाह अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर टिकी रही, परंतु उसका चेहरा बता रहा था कि वो बहुत दूर की सोच रहा है। भीमा का वो आने जाने का रास्ता कहाँ बना हो सकता है। तभी खामोश बैठी मोना चौधरी गंभीर स्वर में क्या उठी, अगर भीमा का कोई आने जाने का रास्ता होगा तो इसी कमरे में खुलता होगा। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान रेंग उठी। उसने मोना चौधरी को देखा। इसी कमरे में। अर्जुन भारद्वाज के माथे पर बल पड़ गए। बाकी लोग भी हैरानी से मोना चौधरी को देखने लगे। ये नहीं होला बाप, इसी कमरे में तो छोरे ये भी हो सको रे। मैं यही बात कहने वाला था जो कि मोना चौधरी ने कह दी। देवराज चौहान गंभीर स्वर में क्या उठा। भीमा ने जो भी रास्ता बनाया वो इसी कमरे में खुलता होगा, ताकि वो यहाँ पर आकर बैठ सके। यहाँ से उसने जिस तरफ जाना हो जा सके। सबकी निगाह देवराज चौहान और मोना चौधरी पर थी। यही मैंने सोचा था। देवराज चौहान, मोना चौधरी क्या उठी। सबकी निगाहें उस बहुत बड़े हॉल में दूर दूर तक जाने लगी, पर किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मोना चौधरी पुनः क्या उठी। यहाँ पर हमारे लिए 3 रास्ते हैं। पहला ये हॉल, दूसरा इस कमरे में जाते 12 रास्ते, और तीसरा वो सीढ़ियाँ हैं जो हमें ऊपर के कमरों तक ले जाती है, और उन कमरों में और भी सीढ़ियाँ, ऊपर और भी सीढ़ियाँ हैं। इन 12 रास्तों पर जाना या उन सीढ़ियों की तरफ जाना अपनी मौत को दावत देना है। कहीं पर भी हमारी मौत का इंतज़ाम किया हो सकता है, जो कि जल्दी हमारे सामने आ जाएगा। सबकी निगाह मोना चौधरी के गंभीर चेहरे पर जा टिकी।
लेकिन यहाँ हम कब तक बैठे रहेंगे? पारसनाथ क्या उठा। हमें ऊपर जाना तो। तभी देवराज चौहान क्या उठा। अभी तुमने इस कमरे को, टेबल को और ऑटो किचनों को नहीं देखा ध्यान से। ये जगह सब जगहों से ज़्यादा खतरनाक है। मुझे 90% यकीन है कि टेबल पर जो फल फ्रूट रखे हैं उनमें जहर भरा हो सकता है। और जहर? नीलू महाजन के होठों से निकला। हाँ, जहर भरेला है बाप। तभी छोरे, यहाँ आती मेरी भूख खत्म हो गई थी। बाकेलाल राठौर ने दूर पड़ी टेबल पर पड़े फल फ्रूट को देखा। अभी किसी ने फल फ्रूट तो नहीं खाया? पारसनाथ ने पूछा। अभी किसी ने नहीं खाया। देवराज चौहान गंभीर स्वर में क्या उठा। मैंने इस बात का ध्यान रखा था कि कोई उन्हें उठा ना ले। कोई खाए भी मत। मोना चौधरी क्या उठी। अब भला कौन खाएगा? जगमोहन क्या उठा। हमारे खाने को कुछ तो यहाँ होगा। सोहनलाल क्या उठा। किचन में ताज़े बने पराठे। अर्जुन भारद्वाज ने कहना चाहा। उनकी तरफ कोई भी नहीं देखेगा। देवराज चौहान गंभीर स्वर में क्या उठा। भूल से उन पराठों को मुंह में मत डाल लेना। तुम लोग भीमा की मौत के बाद यहाँ लाए गए हो तो तुम्हारे लिए यहाँ जो पराठे होंगे वो जहरीले होंगे, जहर से भरे होंगे। भूख लगे तो उसे खाओ और मर जाओ। यहाँ कुछ भी अपना नहीं है। सबकी गंभीर निगाह देवराज चौहान पर थी। तुम लोगों ने अभी किचनों को ध्यान से नहीं देखा। वहाँ खाने को। देवराज चौहान ने कहना चाहा। कुछ नहीं है। पारसनाथ क्या उठा। आठों किचनें खाली है। किचन के नाम पर आगे किचनों में सिर्फ वही पराठे रखे हुए हैं, बस। इसके अलावा पूरी किचन खाली है। न दाल है, न आटा है, न सब्जी है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो किचन में इस्तेमाल होती हो। मैं देवराज चौहान की बात मानता हूँ कि फल फ्रूट में और पराठे में जहर भरा पड़ा है। सब एक दूसरे को देखने लगे थे। समझो, हमारे लिए यहाँ खाने को कुछ नहीं है। मोना चौधरी बोली। जो खाएगा वो मारा जाएगा। भूखे पेट हम कब तक जीवित रह पाएंगे? नीलू महाजन क्या उठा। जितनी देर रहा जाएला बाप। हम भूखों रहकर ही मरो, पर कुछ तो खाओ नहीं। अर्जुन भारद्वाज ने गंभीर निगाहों से देवराज चौहान और मोना चौधरी को देखा। हम जिस स्थिति से बचना चाहते हैं वही स्थिति हमारे सामने आ गई। अर्जुन भारद्वाज ने कहा। भीमा ने अपने माया जाल में यह भी डाल रखा था कि अगर उसके हाथ पांव कट जाएं तो उसे मरा समझा जाए। देवराज चौहान बोला। भीमा ने अपना काम ठीक से कर रखा था। मोना चौधरी बोली। बाकी सभी उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। मैंने योजना के हिसाब से वक्त रहते उसके हाथ पांव काट दिया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब तक तो मर चुका होगा। मोना चौधरी बोली। मरा नहीं तो मर जाएगा। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। अभी वो मरा नहीं होगा। हकीम वैद्यों ने उसका उपचार कर दिया होगा। अर्जुन भारद्वाज गंभीर स्वर में बोला। पर वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि अब उसकी जान दिल के करीब छिपा कर नहीं रखी। वो आम आदमियों की तरह ही उसके जिस्म में दौड़ रही है, जो कि अब देर सवेर में निकल जाएगी। भीमा का मरना तो तय है। तुमने एक के बाद एक चारों बार इस तरह किए कि किसी को समझने का मौका ही नहीं दिया। मोना चौधरी क्या थी। वो चारों बार एक के बाद इसी तरह ही किए जाने थे। तभी तो पलों में भीमा बिना हाथ पाँव का बन गया था। अर्जुन भारद्वाज क्या उठा। वो रानी से ब्याह करना चाहता था और रानी उससे। वो भीमा को अपनी आंखों के सामने भी देखना नहीं चाहती थी। देवराज चौहान गंभीर स्वर में क्या उठा। यही वजह थी कि वो जगल किशोर और रोशी पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि वो भीमा द्वारा भेजे गए लोग नहीं हैं। मुझे भी जगल किशोर से नफरत हो गई थी। अर्जुन भारद्वाज गहरी सांस लेकर बोला। अब तो नहीं है ना? मोना चौधरी के चेहरे पर भारी मुस्कान उभरी। देवराज चौहान की निगाह पूरे हॉल में घूमने लगी। तभी सोहनलाल क्या उठा। मुझे भूख सी लगने लगी है। भूख? जगमोहन ने सोहनलाल को देखा। सुबह मैं ठीक से खा नहीं सका था तो सोचा शाम को खा लूँगा, परंतु यहाँ तो। अब फल फ्रूट और पराठे की तरफ दौड़ मत लगा देना। रुस्ता रॉ क्या उठा। छोरे, बाकेलाल राठौर गहरी सांस लेकर क्या उठा। भूख तो मारे को भी लगी थी, पर अब मिट क्यों। यहाँ हम लोगों के खाने को कुछ भी नहीं है। मोना चौधरी क्या उठी। तुम्हारा मतलब कि हम भूख से तड़प कर यहीं मर जाएंगे? अर्जुन भारद्वाज बोला। हाँ, इस माया जाल में हमें मरना तो है ही। देवराज चौहान गंभीर स्वर में क्या उठा। तभी जगमोहन उठा और एक तरफ की दीवार को चेक करता आगे बढ़ने लगा। वो कोई खोखली दीवार ढूंढना चाहता था। नीलू महाजन भी उठा और इसी काम में लग गया। इस तरह उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। पारसनाथ क्या उठा। तुम ठीक कहते हो। भीमा ने अपने यहाँ आने का जो रास्ता बनाया होगा वो बेहद मजबूत होगा। सोहनलाल बोला। तभी मोना चौधरी देवराज चौहान से क्या उठी। रे देवा, हाँ, यहाँ बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें किसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। तुम अपनी मौत को जल्दी बुला रही हो। देवराज चौहान गंभीर स्वर में क्या उठा। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ। मोना चौधरी क्या उठी। पर आगे बढ़ने से मौत जल्दी मिल जाएगी मिन्नो। देवराज चौहान बोला। तुम भूल रही हो मिन्नो कि मायाजाल मौत का ही दूसरा नाम है। यहाँ फंसने वाले को सिर्फ मौत ही नसीब होती है। मायाजाल बनाई इसलिए था कि सामने वाले को इसमें फंसाकर मौत दे दी जाए। हम सब ने मिलकर भीमा को मरण अवस्था में ला दिया। वो जल्दी मरने वाला है। ऐसे में हम मायाजाल में आ फंसे हैं और यहाँ से निकलने का एकमात्र रास्ता सिर्फ भीमा को मालूम है, और वो। देवराज चौहान ठीक कहता है। अर्जुन भारद्वाज बोला। किसी भी रास्ते पर जाने का मतलब है मौत को शीघ्र ही। एकाएक वे सब चौंके। मायाजाल की एक तरफ वाली दीवार का थोड़ा सा हिस्सा हिला। उसमें से
रोशनदान जैसी जगह पैदा हुई और जगल किशोर भीतर आता हुआ आराम से ज़मीन पर लुढ़कता चला गया। अब जाकर भीमा के ऊपर से उसकी पकड़ छूटी। भीमा का शरीर भी 2 फीट ऊपर से फर्श पर आ गिरा था। तभी रोशी का शरीर भी उस रोशनदान जैसी जगह से उस हॉल कमरे में आ गया और फर्श पर लुढ़कता चला गया। फिर रोशी ने खुद को संभाला और वो रुककर गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी। जुगल किशोर भी गहरी सांसें ले रहा था। 2 फीट ऊपर से जुगल किशोर के हाथों से फर्श पर गिरते ही भीमा चीख उठा था। फिर धीरे धीरे उसकी चीखें बंद होने लगी थी। दीवार में पैदा हुई रोशनदान जैसी खिड़की लुप्त हो गई थी। अब वहाँ दीवार ही नजर आ रही थी। सब हक्के बक्के से बैठे के बैठे रह गए थे। उन्हें जुगल किशोर और रोशी का नहीं बल्कि हैरत तो भीमा के आने से हो रही थी। भीमा यहाँ कैसे आ गया? कटे हुए हाथ पाँव पर पट्टियों का गट्ठर बंधा हुआ था। वहाँ से खून और दवा झांक रही थी। अब तक जुगल किशोर और रोशी संभल चुके थे। रोशी? मोना चौधरी के होठों से निकला। भीमा कैसे यहाँ? रामन लाया मिन्नो। रोशी क्या उठी। यही बताएगा कि भीमा को क्यों लाया। सबकी निगाह उठ खड़े हुए जुगल किशोर पर गई। जुगल किशोर के चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी, जबकि अर्जुन भारद्वाज की आंखें सिकुड़ चुकी थी। तुम भीमा को यहाँ क्यों लाए जुगल किशोर? देवराज चांद के माथे पर बल पड़े। यह हमारे लिए चाबी बनेगा। जुगल किशोर ने देवराज चांद की आंखों में झांका। चाबी? देवराज चांद के होठों से निकला। अर्जुन भारद्वाज के होठों से गहरी सांस निकल गई। बाकी सब भी चौंके। हमें मायाजाल से बाहर निकालने की चाबी बनेगा भीमा, जुगल किशोर ने गंभीर स्वर में कहा। अंदर से बाहर कैसे निकलना है ये बात सिर्फ भीमा ही जानता है। यही बताएगा कि हम कैसे इस मायाजाल से बाहर। ये नहीं बताएगा। पारसनाथ क्या उठा। बताएगा, जुगल किशोर बोला। नहीं बताएगा, सोहनलाल ने इनकार में सिर हिलाया। ये मायाजाल तो इसने उन लोगों के लिए बनाया हो जो इस पर मौत का वार करो। बाकेलाल लौटर गंभीर स्वर में क्या उठा। ठीक कहते हो, मायाजाल इसने हम लोगों की मौत के लिए बनाया है, अपनी मौत के लिए नहीं, जुगल किशोर बोला। परंतु इसे मालूम है कि ये मरने वाला है। देवराज चांद क्या उठा। ऐसे में क्यों हमें यहाँ से बाहर निकालेगा? मोना चौधरी ने कुछ कदमों की दूरी पर फर्श पर पड़े भीमा को देखा। जुगल किशोर सही कहता है कि भीमा अपने मायाजाल में मरना पसंद नहीं करेगा। अर्जुन भारद्वाज क्या उठा। हमें भीमा से बात करनी चाहिए। जगमोहन क्या उठा। जगमोहन ठीक कहता है। अर्जुन भारद्वाज ने जगमोहन को देखा। जुगल किशोर तुम भीमा से बात करो। देवराज चांद क्या उठा। ये मेरी बात अब कभी नहीं मानेगा क्योंकि तुमने इससे गद्दारी की है। मोना चौधरी क्या उठी। नहीं, बल्कि मैंने इसे बताया कि मैं गद्दार मैं नहीं था, ये था। 225 साल पहले इसने मुझसे। ये वक्त इन बातों का नहीं है, देवराज चांद बोला। वे चुप कर गए, एक दूसरे को देखने लगे। रोशी, मोना चौधरी क्या उठी। तुम बात करो भीमा से। ज़रूरी नहीं कि भीमा मेरी बात मान ले। रोशी ने कुछ दूर पड़े भीमा को देखा। तुम भीमा को हमसे ज़्यादा जानती हो, मोना चौधरी बोली। यहाँ पर खाने को कुछ नहीं है। उधर टेबल पर रखे फल फ्रूट में जहर भरा हुआ हो सकता है। किचन में रखे गर्म पराठों में भी जहर हो सकता है। एक घूंट पानी नहीं है पीने को। यहाँ भूख और मौत के अलावा कुछ नहीं है। 1-2 दिन में हम मरने लगेंगे। बेहतर होगा कि तुम भीमा से बात मैं देखती हूँ। कहने के साथ ही रोशी नीचे बड़े भीमा की तरफ बढ़ गई। रोशी भीमा के पास जा पहुंची। बिना हाथ पैरों के भीमा छोटा सा मांस का लोथड़ा लग रहा था। बाकी सब भी धीमे धीमे भीमा के करीब इकट्ठा होने लगे। भीमा बताएगा, अर्जुन भारद्वाज ने धीमे स्वर में पूछा। अगर ढंग से पूछा जाए तो ज़रूर बताएगा, मोना चौधरी ने कहा। यह बताएगा, देवराज चांद ने भीमा को देखते हुए कहा। वो कैसे? देवराज चांद की नज़रें भीमा पर टिकी रही। जुगल किशोर ने भीमा को यहाँ लाकर अच्छा काम किया, अर्जुन भारद्वाज बोला। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा काम किया। अगर भीमा की जान नहीं गई तो यह हमें बताएगा ज़रूर कि मायाजाल से कैसे बाहर निकलना है, मोना चौधरी गंभीर स्वर में बोली। हमें रोशी को देखना होगा कि ये कैसे भीमा से बात करती है। रोशी भीमा के पास बैठी और उसका सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। भीमा दर्द से करा उठा। भीमा जी। रोशी का चेहरा गंभीर था। भीमा की आंखें बंद रहीं, होंठ बंद रहे। इसके मुंह पर चांटा मार, तभी इसे होश आएगा। जुगल किशोर क्या उठा। देवराज चांद ने तुरंत रोका जुगल किशोर को। जुगल किशोर होंठ बीच कर रह गया। भीमा जी, रोशी ने पुनः पुकारा। इस बार भीमा के थोड़े से होंठ हिले। भीमा जी, आंखें खोलो। मैं रोशी, तुम्हारी रोशी। रोशी की आंखों में गंभीरता थी। भीमा की पलकें थोड़ी सी हिली। मुझे देखो भीमा जी। भीमा की पलकों में थिरकन हुई, होंठ भी हिले। पुजारी जी, मैं आपकी रोशी। आंखें खोलिए पुजारी जी, रोशी ने प्यार भरे स्वर में कहा। बाकी सब 4-5-6 कदमों की दूरी पर खड़े उन दोनों को देख रहे थे। भीमा की पलकों में तेजी से थिरकन हुई और फिर थोड़ी सी पलकें खुल गई। ऊपर मौजूद रोशी के चेहरे को देखा। आप कैसे हैं पुजारी जी? रोशी ने गंभीर स्वर में पूछा। भीमा के हिलते होठों से कमज़ोर सा स्वर निकला। अर्जुन भारद्वाज ने मेरे हाथ पाँव काट दिए। एक की हार और एक की जीत तो होनी ही थी इस लड़ाई में पुजारी जी। भीमा ने कुछ नहीं कहा। आपके हाथ पाँव अलग हो चुके हैं। हाँ। भीमा के होठों से मध्यम से स्वर निकला। आंखें फिर बंद होने लगी। आंखें खोलिए पुजारी जी, मुझे देखते रहिए। भीमा ने कठिनता से आंखें खोली। पुजारी जी, आपको पता है कि मौत आपकी तरफ बढ़ रही है, रोशी ने गंभीर स्वर में कहा। भीमा के होंठ भींच कर रह गए।
आपको पता है इस वक्त आप कहाँ पर हैं? कहाँ? भीमा के होठों से अस्पष्ट सा स्वर निकला। अपने माया जाल में। माया जाल में? हाँ, अपने माया जाल में। हम सब भी माया जाल में फंस चुके हैं। यहाँ पर हमारा मरना तय है पुजारी जी। हाँ, भीमा के होठों से अस्पष्ट सा स्वर निकला। तुम सब यहाँ मरोगे, पर मैं यहाँ कैसे आ गया? रामन अखाड़े से आपको तब ले आया जब उसे यहाँ लाने के लिए हवाएं बहनी शुरू हो गई थी। रामन ने बहुत बुरा। मैं आपसे कोई और बात कर रही हूँ पुजारी जी। हम यहाँ पर मरने वाले हैं। रोशी गंभीर थी। सब मरोगे यहाँ। भीमा की आवाज़ में कंपन था। आप भी यहाँ पर मर जाएंगे। किसी को पता नहीं चलेगा कि पुजारी भीमा जी कहाँ चले गए। पुजारियों की अंतिम बारात भी बहुत शान से निकलती है। दूर दूर से कबीले, बस्तियों, डेरों, गाँव के लोग पुजारी जी के अंतिम बारात में शामिल होते हैं। परंतु आपकी अंतिम बारात निकलेगी ही नहीं, क्योंकि आपका शरीर तो माया जाल में फंसा मरा रहेगा। किसी को पता ही नहीं होगा कि आप कहाँ पर हैं। रोशी गंभीर स्वर में बोली। भीमा ने आंखें बंद कर ली। होंठ हिलते रहे। सबकी निगाह उस छोटे हो चुके भीमा पर थी। रोशी भीमा का सिर अपनी गोद में रखे हुए थी। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? रोशी पुनः क्या उठी। भीमा की बंद आंखों के पीछे बहुत तेज़ हरकत हुई, परंतु वे बंद रहीं। हमारे साथ साथ आप भी मर जाएंगे पुजारी जी। मर जाऊंगा? भीमा के होंठ हिले। हाँ पुजारी जी, आप भी मर जाएंगे। रोशी गंभीर स्वर में क्या उठी। मुझे मुझे पानी पिलाओ। पानी? आ, आ, पानी? पर यहाँ पानी है ही नहीं। क्या आपने माया जल में पानी रखा है? रोशी ने पूछा। भीमा के होंठ बंद रहे। देर सवेर में हम सब मर जाएंगे, परंतु सबसे पहले किसी भी वक्त आप मर सकते हैं। आपकी तबीयत बहुत ख़राब है। आप ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सकते। आप मर गए तो हम यहाँ के यहीं फंसे रहकर मर जाएंगे। मैंने माया जाल बनाई इसलिए था कि जो मुझे मारे वो यहाँ फंसे। पर आपने इसलिए तो नहीं बनाया था कि हमारे साथ आप भी मर जाए, आपके शरीर को कोई देख ना सके। आपकी अंतिम बारात कभी निकले ही नहीं। क्या इसलिए आपने माया जाल बनाया था पुजारी जी? रोशी का स्वर गंभीर था। नहीं, इसलिए तो नहीं बनाया था। भीमा के होठों से अस्पष्ट सा स्वर निकला। तो फिर हमें बताइए कि हम कैसे बाहर निकलें, ताकि आपकी अंतिम बारात भी निकाली जा सके। तुम सबको मरना ही होगा। हम अपने लिए नहीं, आपकी अंतिम बारात की बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ मर गए तो फिर कभी आपकी अंतिम बारात नहीं निकल सकेगी। आपका बुत कभी नहीं बन पाएगा। लोग धीमे धीमे भीमा को भूलते चले जाएंगे। रोशी का स्वर व्याकुलता से भरा था। सबकी निगाह रोशी और भीमा की बातों पर थी। कोई बीच में नहीं बोल रहा था। मुझे लोग भूल जाएंगे? हाँ पुजारी जी, आपका बुत फिर कभी नहीं बन पाएगा। आपकी अंतिम बारात निकलनी ज़रूरी है। वो तभी होगा जब आपका शरीर लोगों को मिलेगा। अगर आप इसी मायाजाल में फंस कर मर गए तो ना आपकी अंतिम बारात निकलेगी, ना ही आपका बुत कभी बन पाएगा। आपको लोग भूल जाएंगे। आपको यहाँ से निकलना ज़रूरी है पुजारी जी। रोशी की नज़रें भीमा के चेहरे पर थी। भीमा के चेहरे पर व्याकुलता आ गई थी। चेहरा जैसे कठोर और बेचैनी से भर उठा था। उसकी आंखें फड़फड़ाई, फिर खुल गई। रोशी के चेहरे को अपने ऊपर झुके पाया। उसकी मध्यम सी आंखों में कई लंबे समय तक रोशी का चेहरा चमकता रहा। तू तू जो कह रही है वो रामन के कहने पर कह रही है? भीमा के होठों से अस्पष्ट सा स्वर निकला। नहीं पुजारी जी, मैं मिन्नो के कहने पर तुम्हारे पास आई हूँ। हाँ, मिन्नो गंभीर स्वर में क्या उठी। ये मेरे कहने पर ही तुम्हारे पास आई है भीमा। मिन्नो ठीक कह रही है भीमा। भीमा ने आंखें बंद कर ली। वो वैसे ही पड़ा रहा। सबकी निगाह भीमा पर थी। क्या तुम नहीं चाहते कि यहाँ से माया जाल से जिंदा वापस बाहर निकल जाओ? रोशी पुनः क्या उठी। मुझे तुम पर विश्वास नहीं रोशी। भीमा के होठों से अस्पष्ट सा स्वर निकला। कैसा विश्वास नहीं? क्या तुमने रामन के साथ मिलकर मेरे साथ विश्वासघात नहीं किया? भीमा का स्पष्ट स्वर रोशी के कानों में पड़ा। मुझे जो रामन ने कहा वो मैंने किया। वो मेरा मर्द है, रोशी ने गंभीर स्वर में कहा। तभी देवराज चांद गंभीर स्वर में क्या उठा। रोशी ने तुमसे इस वक्त जो भी कहा है वो सही कहा है। अगर तुम मर गए तो फिर हम यहाँ से कब बाहर नहीं निकल पाएंगे। सब यहीं पर मर जाएंगे। हमारी तो कोई बात नहीं, परंतु भीमा को कोई नहीं देख पाएगा। तुम्हारी ना तो अंतिम बारात निकलेगी और ना ही बुत बनेगा। क्या तुम इसी तरह खामोश मौत मर जाना चाहते हो? अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं। वहाँ खामोशी छा गई। सबकी निगाह भीमा के चेहरे पर थी। रोशी ने भीमा का चेहरा अपनी गोद में रखा हुआ था। भीमा की आंखें फड़फड़ा रही थी, होंठ हिल रहे थे। भीमा अगर गुमनामी की मौत चाहता है तो ऐसा ही सही। मोना चौधरी गंभीर स्वर में क्या उठी। हम जितना इसे समझा सकते थे उतना समझा लिया है। इससे ज़्यादा कहना भी ठीक नहीं। मरने दो इसे। पर यह तो किसी भी पल मर सकता है, या फिर 2 4 5 6 7 घंटे जी सकेगा। नीलू महाजन क्या उठा। जितनी देर इसे जीना उतनी देर तो जिए गई। जगमोहन क्या उठा। ठीक बोला है बाप, रुस्ता राव बोला। देवराज चार ने गंभीर निगाहों से मोना चौधरी और अर्जुन भारद्वाज को देखा। सबके चेहरे गंभीरता से भरे पड़े थे। तुम इसे छोड़कर उठ जाओ, सोहन लाल ने कहा। नहीं, रोशी गंभीर स्वर में बोली। मैं भीमा पुजारी जी को इस तरह नहीं छोड़ सकती। ये हमारे बड़े रहे हैं। जुगल किशोर ने अपना गंभीरता से भरा चेहरा हिलाया।
तभी भीमा के होंठ खुले। मैं यहाँ नहीं मरना चाहता। भीमा के होठों से अस्पष्ट स्वर निकला। सबको अपनी धड़कनें रुकती सी महसूस हुई। उनकी निगाहें भीमा के चेहरे पर जा टिकी। क्या कहा पुजारी जी? रोशी के होठों से गंभीर स्वर निकला। आप यहाँ पर नहीं मरना चाहते? भीमा के होंठ हिलकर रह गए। तो हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बताइए, आपको लेकर मायाजाल से बाहर निकल सके। रोशी पुनः बोली। मुझे तुम पर विश्वास नहीं। भीमा के होंठ हिले। किस बात का विश्वास पुजारी जी? कि तुम मेरी अंतिम बारात निकालोगी, मेरा बुत बनाया जाएगा। आपको मेरी बात का विश्वास करना चाहिए कि नहीं, तुम अब रामन की औरत बन चुकी हो। भीमा के होंठ हिले। मुझे तुम दोनों पर विश्वास नहीं। रोशी गंभीर निगाहों से भीमा का चेहरा देखने लगी। भीमा की आंखें बंद थी। उसका रौबदार चेहरा इस पर मौत की धारा में डुबकियां लगा रहा था। तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो भीमा। देवराज चौंक के उठा। मैं तुम्हें ठीक से जानता नहीं। भीमा के होंठ हिले। फिर तो तुम मुझे भी ठीक से नहीं जानते। मोना चौधरी गंभीर स्वर में बोली। हाँ, मैं तुम में से किसी को भी ठीक से नहीं जानता। भीमा के होठों से अस्पष्ट सा स्वर निकला। तुम मुझे तो ठीक से जानते हो भीमा, अर्जुन भारद्वाज ने गंभीर स्वर में कहा। कुछ रुककर भीमा के होठों से उखड़ा और धीमा स्वर निकला। अर्जुन भारद्वाज? हाँ भीमा, अर्जुन भारद्वाज बोला। मैं तुम्हारी जान कभी भी निकल सकती है। हाँ, तुम ठीक हो। मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ अर्जुन भारद्वाज। तुम मायाजाल से बाहर निकलने का रास्ता बताने को तैयार हो, जहाँ से तुम्हें लेकर बाहर निकाला जा सके। बाहर मुझे ले जाकर क्या करोगे? भीमा के होठों से वैसे ही स्वर निकला। तुम्हारे मरने के पश्चात तुम्हारी अंतिम बारात निकाली जाएगी, फिर तुम्हारा बुत बनाया जाएगा। अर्जुन भारद्वाज गंभीर स्वर में बोला। मेरा बुत कहाँ बनाओगे? तुम्हारी बस्ती में? नहीं, मेरा बुत रानी के किले के बाहर अखाड़े में बनेगा। ठीक है, तुम्हारा बुत वहीं बनेगा, अर्जुन भारद्वाज ने गंभीर स्वर में कहा। भीमा की कमज़ोर सी आंखें खुल गई। अर्जुन भारद्वाज? रोशी ने अर्जुन भारद्वाज को देखा। अर्जुन भारद्वाज तुरंत भीमा की आंखों के सामने आ गया। दोनों की नजरें बुली। पहले भी तुम मुझसे जीतते रहे और इस बार की आखिरी लड़ाई में भी तुम ही जीते अर्जुन भारद्वाज। अर्जुन भारद्वाज गंभीर निगाहों से भीमा की थोड़ी सी खुली आंखों में देखता रहा। तुमने मुझसे जो कहा है वो अवश्य पूरा करना अर्जुन भारद्वाज। मेरी हर बात पूरी होगी भीमा। मुझे अब नींद सी आ रही है, शायद मेरी मृत्यु करीब आ रही है। भीमा ने आंखें बंद कर ली। मुझे उठाओ अर्जुन भारद्वाज। भारद्वाज ने दोनों हाथों में भीमा के शरीर को संभाला और उठा लिया। अब कहाँ चलना है भीमा? अर्जुन भारद्वाज गंभीर था। भीमा ने आंखें खोली। मुझे घुमाते रहो, मैं रास्तों को पहचान सकूं। अर्जुन भारद्वाज भीमा को उठाए गोल गोल घूमने लगा। बस यहीं रुक जाओ, वो सामने भीतर जाने का रास्ता है, वहीं चलो। अर्जुन भारद्वाज भीमा के मांस के लोथड़े को उठाए उस रास्ते की तरफ बढ़ गया। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। भीमा को उठाए अर्जुन भारद्वाज रास्ते में प्रवेश कर गया। कुछ आगे जाने पर वो रास्ता दो रास्तों में बदला तो भीमा ने बाईं तरफ वाले रास्ते पर जाने को कहा। फिर जब 3 रास्तों वाला रास्ता आया तो भीमा ने सीधा जाने वाला रास्ता चुना। इस तरह करते करते 6 रास्तों पर जाने वाले रास्तों पर रुक गए। अर्जुन भारद्वाज की भावों में फंसा भीमा बेहद कमज़ोर स्वर में क्या उठा। इस मायाजाल से बाहर निकलना असंभव है, लेकिन तुम लोग इसलिए यहाँ से बाहर निकल रहे हो क्योंकि मैं भी यहाँ फंस गया हूँ। सबकी निगाह अर्जुन भारद्वाज की भावों में थमे भीमा पर थी। अब मैं क्या करूँ भीमा? अर्जुन भारद्वाज ने कहा। मुझे उस दीवार के पास ले चलो। भीमा ने कमज़ोर स्वर में सामने वाली दीवार की तरफ इशारा किया। अर्जुन भारद्वाज भीमा को बाहों में उठाए उस दीवार के करीब जा पहुंचा। मेरे शरीर का कोई हिस्सा इस दीवार के साथ लगा दो। भीमा का सर अब और भी कमज़ोर हो गया था। अर्जुन भारद्वाज ने भीमा का कंधा उस दीवार के साथ लगा दिया। उसी पल भीमा के होंठ हिलने लगे। वो कोई मंत्र पढ़ रहा था। मात्र 4 लाइनों का मंत्र था। वो मंत्र खत्म होते ही उस दीवार में दरवाज़ा पैदा होता चला गया। फिर वो दरवाज़ा खुलता चला गया। बाहर की खुली हवा उनसे आ टकराई। वहाँ पेड़ पौधे और धूप उन्हें नजर आई। हम बाहर आ गए, नीलू महाजन के ऑटो से निकला। मारे को तो ये भूख भी लगने लगी है। बाकी लाल लटर हंसकर क्या उठा। मेरी तो भूख ही गायब हो गई है। देवराज चौहान और मोना चौधरी मुस्कुरा पड़े। ओह, जगमोहन के ऑटो से निकला। हमें बाहर का रास्ता मिल गया। पारसनाथ की आंखों में चमक भर आई थी। जुगल किशोर के ऑटो पर मुस्कान उभर आई थी। आप उन सबोई बहुत किस्मत वाला होइला जो रास्ता मिलेला बाप। रुस्ता राव के उठा। चेहरे पर गंभीरता ओढ़े बाहों में भीमा का शरीर उठा। अर्जुन भारद्वाज ने मायाजाल से बाहर कदम रख दिया। फिर एक के बाद एक सभी मायाजाल से बाहर आते चले गए। स्वच्छ हवा और धूप ने उनका स्वागत किया। हम मायाजाल से आज़ाद हो गए। मोना चौधरी क्या उठी। हाँ मिन्नो, और इस बात का श्रेय सिर्फ जुगल किशोर को जाता है, देवराज चौहान बोला। मोना चौधरी ने जुगल किशोर को देखा। जुगल किशोर रोशी की तरफ जा रहा था। रोशी को भी इसका श्रेय जाता है, वो शायद तुम्हारे बराबर योद्धा है। देवराज चौहान ने रोशी की तरफ देखा। हाँ, उसकी और मेरी युद्ध की योग्यता एक बराबर है। मोना चौधरी से रिलाकर के उठी। उसने खास बात करने का अंदाज तो भीमा के सामने किया था।
किस काबिल अंदाज में उसने भीमा से बात की, उसे तैयार किया कि वो मायाजाल से बाहर निकले। हाँ, परंतु भीमा ने उसकी सत्यता को भी नहीं माना। अर्जुन भारद्वाज की सत्यता को माना। देवराज चौहान बोला, भीमा को ऐसा बंदा चाहिए था जिसके सच को वो स्वीकार कर सके। ऐसा बंदा भीमा को अर्जुन भारद्वाज ही लगा। मोना चौधरी ने कहा, भीमा जानता है कि अर्जुन भारद्वाज पर वो हर तरह का विश्वास कर सकता है, क्योंकि भीमा अर्जुन भारद्वाज को 225 बरस पहले का जानता है। मायाजाल से बाहर निकलते ही अर्जुन भारद्वाज भीमा को बाहों में थामे ठटका। बाकी सब भी रुके। उनसे कुछ कदम की दूरी पर छोटे से धुएं का गुब्बार उठा और एकाएक पेशीराम नजर आने लगा। अब पेशीराम उन जैसी उम्र का लग रहा था। गर्दन तक गाते पेशीराम के बाल चांदी जैसे होकर चमक रहे थे। चेहरे पर एक भी बल नजर नहीं आ रहा था। उसका अंग अंग बदल गया था। वो अब जवानी वाला ही पेशीराम बन चुका था। पेशीराम की आंखों में तीव्र चमक विद्यमान थी। पेशीराम, देवराज चौहान के होठों से निकला। तुम? मोना चौधरी संभली। भीमा को नीचे उतार दो अर्जुन भारद्वाज। पेशीराम बराबर मुस्कुरा रहा था। लेकिन यह घायल, ये मर चुका है, पेशीराम ने मुस्कुराते सर में कहा। मर गया? अर्जुन भारद्वाज की निगाहें फौरन अपनी बाहों में पड़े भीमा पर गई। भीमा बंद आंखों से उसकी बाहों में मौजूद था। तभी देवराज चौहान आगे बढ़ा। उसने भीमा के शरीर को चेक किया। देवराज चौहान ने अर्जुन भारद्वाज को देखते गंभीरता से इनकार में सिर हिलाया। अर्जुन भारद्वाज ने गंभीर निगाहों से पेशीराम को देखा। ये सिर्फ दरवाज़ा खोलने के लिए शोक पड़ने तक ही जीवित रहा। अगर थोड़ा वक्त और निकल जाता तो तुम कभी भी मायाजाल से बाहर नहीं निकल सकते थे, पेशीराम ने मुस्कुराते सर में कहा। इसे नीचे रख दो अर्जुन भारद्वाज। अर्जुन भारद्वाज ने बाहों में उठाए भीमा को नीचे ज़मीन पर रख दिया। उसी पर रुई धुएं के जैसा गोला आया और उसने नीचे पड़े भीमा को अपने में समेटा और तेज़ी से एक दिशा में जाता गुम होता चला गया। यह देखकर अर्जुन भारद्वाज हक्का बक्का रह गया। बाकी सब भी ठगे से देखते रह गए। ये तुमने क्या किया? अर्जुन भारद्वाज के होठों से निकला। मैंने भीमा से वायदा किया था कि उसकी अंतिम बारात भी निकलेगी और अखाड़े वाली जगह पर उसका बुत भी बनवाऊंगा। तुमने भीमा को कहाँ भेज दिया? भीमा अखाड़े में पहुँच चुका है। वहाँ हज़ारों लोग मौजूद हैं और भी हज़ारों लोग आ पहुँचेंगे। भीमा की अंतिम बारात बेहद शान से निकलेगी और उसी अखाड़े में उसका बुत भी बनेगा, पेशीराम ने कहा। तो मैं ये बातें कैसे बताएं? अर्जुन भारद्वाज हैरानी से क्या उठा। दैविक शक्तियों ने ये बात आज सुबह ही महागुरु को बताई थी और महागुरु ने कुछ देर पहले ही मुझे बताई। सख्ते की हालत में खड़े सब ये बातें सुन रहे थे। देवराज चौहान और मोना चौधरी के चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। तभी सोहनलाल की निगाह पीछे गई तो उसके होठों से निकला, मायाजाल। मायाजाल कहाँ गया? सब पीछे को पलटे, परंतु पीछे कोई मायाजाल नहीं था। पीछे दूर तक पेड़, झाड़ियाँ, धूप, छाँव, यही सब कुछ नज़र आ रहा था। हर कोई अवाक रह गया था। किसी के मुंह से कोई बोल नहीं फूटा, परंतु उस सब की निगाह काफ़ी दूर रंगीन से पर्दों पर चली गई। काफ़ी बड़ी जगह में वो रंगीन पर्दे लगे हुए थे। यहाँ से उनकी समझ में नहीं आया कि वो रंगीन पर्दे किस चीज़ के। जब तुम मायाजाल से बाहर निकले तो मायाजाल उसी पल गायब हो गया था, पेशीराम ने मुस्कुराते सर में कहा। भीमा मर गया था तो उसकी बनाई चीज़ उसकी मौत के साथ ही खत्म हो जाती है, लेकिन मायाजाल अवश्य तुम लोगों के लिए सलामत रहता अगर भीमा ने श्लोक पढ़कर उससे बाहर आने का रास्ता न निकाल लेता तो। तुम तो बहुत पहुँचे हुए लगते हो, जगमोहन क्या उठा। ये पहुँचा हुआ ही है, नीलू महाजन क्या उठा। छोरे, ऐसो का गर्दन से पकड़ो का। बाकेला लौटा धीमे सर में रुस्ता राव से क्या उठा। बाप, क्या आप उनका जुलूस निकालेगा? पेशीराम ने अर्जुन भारद्वाज और जगमोहन को देखा। तो तुम दोनों रानी और तारा से ब्याह करने को तैयार हो? रानी? हाँ, मैं तैयार हूँ। अर्जुन भारद्वाज के होठों से निकला। मैं भी तैयार हूँ, मुझे तारा के पास ले चलो। जगमोहन के होठों से तेज स्वर निकला। पेशीराम, तुम तो ऐसी बातों में पढ़ने को मना कर चुके थे। देवराज चौहान क्या उठा। याद आया या याद दिलाऊं पेशीराम? मोना चौधरी की निगाह पर पेशीराम पर जा टिकी। मुझे मालूम है कि ये बात हम में हुई थी और ये बात भी हम में हुई थी कि पृथ्वी ग्रह पर मैंने ही तुम लोगों के काम आना है, परंतु ये काम मैं महागुरु के कहने पर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग ब्याह करना चाहे तो करा दूँ। पेशीराम मुस्कुराते हुए बोला। ब्याह? मोना चौधरी के होठों से निकला। तुम करवाओगे? महागुरु ने यह काम मुझे सौंपा है देवा मिन्नो। मैं तैयार हूँ पेशीराम। जगमोहन क्या उठा। तुम जल्दी से मुझे रानी के पास ले चलो। अर्जुन भारद्वाज की आंखों में चमक जाग उठी। उसी पल देवराज चौहान और मोना चौधरी की निगाह काफ़ी दूर बड़े बड़े रंग बिरंगे पर्दों पर पड़ी। वो ब्याह का स्थान है, मोना चौधरी के होठों से निकला। हाँ मिन्नो, पेशीराम मुस्कुरा रहा था। दुल्हन तो आई नहीं। देवराज चौहान भी मुस्कुरा पड़ा। दुल्हन पहुँच चुकी हैं। भीमा के वहाँ पहुँचते ही रानी और तारा यहाँ आ गई थी देवा, लेकिन तुम तो हमारे सामने हो। फिर शाम तक मुक्ति मिलने के बाद दैविक शक्तियों ने मुझे बहुत कुछ दे दिया, अब यहाँ क्यों खड़े हो? जगमोहन बेसब्री से बोला। ब्याह वाली जगह पर चलो, तारा वहाँ इंतज़ार कर रही होगी मेरा, और रानी मेरा इंतज़ार, अर्जुन भारद्वाज ने कहना चाहा। अर्जुन भारद्वाज, वहाँ और लोग भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। पेशीराम मुस्कुराता हुआ क्या उठा। और लोग? अर्जुन भारद्वाज को झटका लगा। और कौन से लोग? तुम्हारी माँ, तुम्हारे बापू। माँ बापू?
अर्जुन भारद्वाज चौंका, फिर पलटकर तेजी से उन रंग बिरंगे पर्दों की तरफ दौड़ पड़ा। सबकी निगाह अर्जुन भारद्वाज पर उठ गई थी। फिर जब पलटकर पेशीराम की तरफ देखा तो पेशीराम कहीं भी नजर नहीं आया। 2 ब्याहों का नज़ारा था यहाँ। ढेर सारा खाना टेबल पर लगा पड़ा था। लकड़ी की 50 से ज़्यादा कुर्सियाँ थी वहाँ। 12 पंडितों की मौजूदगी थी वहाँ। 6 एक तरफ जली आग के करीब बैठे थे और 6 दूसरी तरफ की जलती आग के पास। वो जलती आग हवन कुंड में तब्दील हुई पड़ी थी। हवन सामग्री पास के बर्तनों में रखी थी। एक तरफ 2 कुर्सियों पर अर्जुन भारद्वाज की माँ और बापू बैठे थे। अर्जुन भारद्वाज ने देखते ही उन्हें पहचान लिया। रानी और तारा उन्हीं की गोदी में सिर रखकर बैठी थी। उनमें बातें हो रही थी। अर्जुन भारद्वाज और उनके साथियों के वहाँ आते ही खुशी का माहौल दुगना हो गया। अर्जुन भारद्वाज अपने माँ बाप से ऐसे मिला कि उन्हें छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। माँ बापू से बातें चल निकली। आसपास बाकी सब भी बैठ गए थे। सभी उन बातों में शामिल होते चले गए। बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। पंडित लोग कई बार आकर उन्हें फेरों पर बैठने के लिए कह चुके थे, परंतु उनकी बातें बराबर जारी थी। आखिरकार 2 पंडित उनके पास आकर क्या उठे, मुहूर्त का आखिरी समय निकला जा रहा है। अगर ये वक्त निकल गया तो फिर आप दोनों का ब्याह नहीं हो सकेगा। चलो। अर्जुन भारद्वाज की माँ कुर्सी से उठते हुए बोली, मंडप में जाकर बैठो, जल्दी करो, मुहूर्त निकला जा रहा है। इस प्रकार अर्जुन भारद्वाज और जगमोहन का ब्याह रानी और तारा से हो गया। उसके बाद सबने गर्मा गर्म खाना खाया। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। अर्जुन भारद्वाज अपनी माँ और बापू के साथ ही ज़्यादा रहा। रानी और तारा भी उन दोनों के साथ ही रही, क्योंकि अर्जुन भारद्वाज और रानी के साथ साथ जगमोहन और तारा को भी आशीर्वाद उन्होंने ही दिए थे। एकाएक महागुरु उन्हें नजर आने लगे। जमीन से 5 फीट ऊपर हवा में ही आसन की मुद्रा में बैठे थे। उन तीनों का सिर भी झुका रहा। बुढ़ सुहागन रहो। महागुरु की मध्यम सी आवाज़ उन तीनों के कानों में पड़ी। तीनों के चेहरे खुल उठे। उन्होंने सिर उठाया, परंतु अब सामने महागुरु नहीं थे, वे जा चुके थे। तभी एक बग्घी वहाँ पहुँची। 2 घोड़ों में जुड़ी बग्घी में एक कोचवान बैठा था। अब हमारे जाने का समय आ गया है अर्जुन, बापू ने धीमे स्वर में कहा। नहीं बापू। अर्जुन, देवा की माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। बग्घी के आते ही हमें उसमें बैठ जाना होगा, नहीं तो तू दोबारा जब यहाँ पर इस दुनिया में आएगा तो हमसे मिल नहीं सकेगा। ओह, अर्जुन भारद्वाज तड़प कर बोला। नहीं बापू, मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। तो फिर हमें जाने दे। अर्जुन की माँ ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। अर्जुन भारद्वाज अपने बापू के गले जा लगा। फिर वो भी वक्त आया जब अर्जुन भारद्वाज के माँ बापू उस बग्घी में बैठकर वहाँ से चले गए। अब उनके ब्याह हो गए थे, वे खाली थे। रानी ने मुस्कुराकर अर्जुन भारद्वाज से कहा, पुजारी जी, कहिए रानी साहिबा। अर्जुन भारद्वाज मुस्कुराकर रानी साहिबा के सामने झुकते हुए बोला। बाकी सब हंस पड़े। क्यों तारा? जगमोहन हंसा। अब भी तुम रानी का हुक्म मानोगी या मेरा? सुना रानी? बिल्कुल सुना। रानी मुस्कुरा रही थी। मैंने तुम्हें आज से अपनी नौकरी से निकाल दिया। निकलना तो पड़ेगा ही। देवराज चौहान मुस्कुराकर कह उठा। वो क्यों भाई साहब? रानी ने देवराज चौहान को देखा। क्योंकि हम कभी भी पृथ्वी ग्रह पर जा सकते हैं और वहाँ कोई रानी साहिबा नहीं होती। मोना चौधरी क्या उठी। सब अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। जब तुम पृथ्वी ग्रह देखोगी तो तभी समझ सकोगी। रानी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, शब्द मुंह में ही रह गए। तभी बड़ा सा धुएं का गुब्बार आया और उन सबको अपनी चपेट में ले लिया। किसी को कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिला और धुएं का वो गुब्बार वहाँ से उठा और छोटा होता हुआ आसमान की तरफ बढ़ता चला गया। सेकंडों में ही वह गुब्बार दिखना बंद हो गया। अब वो जगह खाली थी जहाँ कुछ पहले वे सब लोग हंस खेल रहे थे। मुंबई। नगीना यानी बेला भी राजदेव को बेड के पास बिछे पालने में सुलाकर नौकरानी को वहाँ छोड़कर बाहर निकली और राहदारी पार करते दूसरे कमरों की तरफ बढ़ गई। राहदारी से नीचे का विशाल ड्राइंग हॉल स्पष्ट नजर आ रहा था। अभी कुछ देर पहले ही राजदेव नीचे ही 2-2.5 घंटे पहले तक उससे खेलता रहा था। फिर दूध पिया और ऊपर जाकर सो गया था। नगीना जानती थी कि राजदेव 1-1.5 घंटा सोएगा। तब तक नगीना बचे खुचे काम कर लेना चाहती थी। नगीना ने कमरे में प्रवेश किया कि उसके पांव ठिठक कर रह गए, आंखें सिकुड़ गईं। सामने बेड पर अस्त व्यस्त हालत में देवराज चौहान पड़ा था। देवराज चौहान यहाँ बंगले में? उससे मिला क्यों नहीं? राजदेव के पास क्यों नहीं आया? कई सवाल नगीना के मस्तिष्क में उठ खड़े हुए। फिर देवराज चौहान उल्टे पुल्टे ढंग से क्यों बेड पर पड़ा है? नगीना तेजी से आगे बढ़ी, देवराज चौहान के पास पहुंची। आप कब आए? नगीना ने देवराज चौहान को हिलाया। देवराज चौहान बेसुध रहा। हेलो, नगीना ने फिर पुकारा, परंतु देवराज चौहान को होश नहीं आया। नगीना के माथे पर बल पड़ गए। देवराज चौहान होश में नहीं था तो यहाँ से कौन डाल गया? बाहर सख्त पहरा था, कोई भीतर नहीं आ सकता था। नगीना का मस्तिष्क तेजी से दौड़ने लगा। जगमोहन। अगर देवराज चौहान यहाँ है तो जगमोहन को भी यहाँ होना चाहिए। शायद जगमोहन यहाँ ना हो। इस कमरे में देवराज चौहान के अलावा कोई नहीं था। नगीना फौरन कमरे से बाहर निकली और तेजी से बाकी कमरे को चेक करने लगी।
उसे यही लग रहा था कि जगमोहन यहाँ नहीं होगा, वो कहीं और। चौथे कमरे में प्रवेश करते ही नगीना ठिठक गई। जगमोहन बेड के पास ही नीचे पड़ा था, वैसे ही बेसुध अस्त व्यस्त सा। लेकिन नगीना की आंखें तो बेड पर पड़ी युवती पर जाकर जम गई थी। पहले आंखें सिकुड़ी और फिर आंखें मुस्कुराहट भरे अंदाज में फैलती चली गई। वो युवती पेट के बल बेड पर पड़ी थी। जगमोहन भी अब औरतों की रखवाली करने लगा। नगीना मुस्कुरा कर कहते हुए आगे बढ़ी और नीचे पड़े जगमोहन को हिलाया, परंतु जगमोहन भी बेसुध पड़ा रहा। ये बेड से नीचे क्यों पड़ा है? गहरी सांस लेकर कहते हुए नगीना बेड पर लेटी लड़की के पास पहुंची। जरा देखो तो सही कि जगमोहन ने किस लड़की को पसंद किया। कहते हुए नगीना बेड पर पड़ी लड़की को सीधा किया। वो तारा थी। नगीना ने तारा को देखा। पल, दो पल, तीन पल, फिर नगीना की आगे फैलती चली गई। तारा? नगीना के होठों से फटाफटा स्वर निकला। अविश्वसनीय निगाहों से वो तारा को देखती रही। तारा भी बेहोश थी। फिर एकाएक नगीना का चेहरा खुशी से भर उठा। तारा, ओ तारा, मुझे देख। मैं नगी नहीं, मैं बेला। देख मुझे, मैं बेला हूँ तारा, तेरी सहेली। हम सहेलियाँ थी। और नगीना जाने क्या क्या बोले जा रही थी। याद आ गया मुझे, तेरा तो चक्कर था पूर्व जन्म में जगमोहन से। ओह, मैं भूल गई। नगीना कहती रही, बोलती रही। बहुत खुश हो गई थी अपने पूर्व जन्म की तारा को अपने बंगले पर देखकर, परंतु तारा अभी तक बेहोश थी। नानी अपने बेटे को गली किनारे स्कूल की बस से लेकर वापस अपने फ्लैट पर पहुंची तो उसने सोहन लाल को लंबे सोफे पर लेटे पाया। उसे देखकर नानिया खुश हो गई। उसने आगे बढ़कर सोहन लाल को हिलाया, परंतु सोहन लाल बेसुध रहा। अब तो ये कोई नशा भी नहीं करता, फिर क्या चढ़ा रखा है इसने? नानिया तीखे स्वर में कह उठी। ये ज़रूर जगमोहन के साथ ही क्या होगा, तभी तो 25-30 दिन से गायब रहा घर से। अब आने तो जगमोहन को, उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर नानिया ने सोहन लाल को सोफे पर ठीक ढंग से लेटाया और उसके जूते उतारने में लग गई। बार बार उसके सिर के बालों में भी हाथ फेर लेती थी। बाकेलाल राठौर और रुस्ता राव भी अपने फ्लैट के एक एक बेडरूम के बेड पर मौजूद थे। दोनों बेड पर पड़े थे, दोनों बेहोश थे। बाहर किचन में नौकर नौकरानी काम कर रहे थे। वो भी नहीं जानते थे कि उनके मालिक भीतर बेडों पर पड़े हैं। जुगल किशोर और रोशी फ्लैट के बेडरूम में बेड पर बेहोशी की हालत में पड़े थे। रोशी बेड पर तकिए पर सिर रखे लेटी थी और जुगल किशोर आधा बेड पर और आधी टांगें नीचे लटकी हुई थी। उनके चेहरों पर शांति थी। अर्जुन भारद्वाज और रानी फ्लैट के बेडरूम में मौजूद थे। रानी बेड पर करवट लिए पड़ी थी और अर्जुन भारद्वाज एक आरामदेह कुर्सी पर पड़ा था। दोनों बेहोश थे। अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, परंतु रानी के चेहरे पर मुस्कान तो नहीं, परंतु मुस्कान जैसे भाव अवश्य मौजूद थे। उन दोनों के सिवाय और कोई भी फ्लैट पर मौजूद नहीं था। एकाएक अर्जुन भारद्वाज की आंखें फड़क उठी। लंबे पलों तक उसकी आंखें फड़कती रहीं, होठ हिलने लगे, हाथ भी हिले, टांगें भी हिलीं, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती चली गई। अर्जुन भारद्वाज ने कुर्सी पर अपनी पोजीशन बदली, नजरें आसपास घूमने लगी। एकाएक वो सतर्क होकर बैठ गया। ये तो उसका दिल्ली वाला फ्लैट है। वो फ्लैट में? अर्जुन भारद्वाज की निगाह बिस्तर पर अस्त व्यस्त पड़ी रानी पर जा पड़ी। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वो फौरन उठा, रानी के पास पहुंचा, उसे ठीक से लेटाया और चादर उठाकर उसके ऊपर दे दी। रानी की आंखें पर्याप्त ढंग से चल रही थी। रानी की सांसें पर्याप्त ढंग से चल रही थी। अर्जुन भारद्वाज पास में बैठकर रानी के बेहोश से भरे चेहरे को निहारने लगा। रानी के चेहरे की मुस्कान उसे बहुत भली लग रही थी। हाथ की उंगलियों से उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करने लगा। 3 जन्म बाद ही सही, पर उसने रानी से शादी कर ही ली थी। रानी उसकी दुनिया में रंग बिखेरने आ गई थी। उसने भी रानी की झोली में ढेर सारी खुशियां भर देनी थी। देर तक अर्जुन भारद्वाज रानी के चेहरे को निहारता रहा। पूर्व जन्म में पहुंचने के बाद तो वहां पर इतना व्यस्त हो गया था कि 2 पलों के लिए भी रानी को फुर्सत में नहीं देख पाया था। वहां का वक्त तो बीता ही बहुत तेजी से था, परंतु अब उसके पास वक्त था, फुर्सत थी उसके पास, और रानी के पास भी वक्त ही वक्त था, उसे देखने के लिए, उसे अपना बनाने के लिए। एकाएक अर्जुन भारद्वाज रानी को छोड़कर खड़ा हो गया। रानी को कभी भी होश आ सकता था। खाने का सामान तो घर में होना चाहिए। ये सोचकर अर्जुन भारद्वाज ने एक टेबल की ड्रॉर से फाइल निकाली जिसमें बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंटों और होटलों के मेनू रखे हुए थे। वो नहीं जानता था कि रानी को खाने में क्या पसंद है और क्या नहीं। ऐसे में हर रेस्टोरेंट और होटल से बढ़िया चीज़ें मंगाने लगा। अगले 15 मिनट में अर्जुन भारद्वाज 20-30 जगह फ़ोन कर चुका था। सबको जल्दी सामान लाने को कहा और आधे घंटे बाद सामान आना शुरू हो गया था। मुंबई। मोना चौधरी बेड पर औंधे मुंह पड़ी थी। सांसें चल रही थी। वो बेहोशी की हालत में थी। मोना चौधरी उसी बंगले के पहले फ्लोर वाले बेडरूम में मौजूद थी जहां वो दिल्ली से आकर ठहरी थी। नीचे बूढ़ी अम्मा और दूसरी नौकरानियां भी थीं, परंतु उन्हें नहीं पता था कि पहली मंजिल पर वो तीनों लोग मौजूद हैं। एक तरफ नीचे फर्श पर पारसनाथ पड़ा था और दूसरी तरफ महाजन मौजूद था। तीनों गहरी बेहोशी में थे, परंतु इन्हें कभी भी होश आ सकता था। पूर्व जन्म से सब लौट आए थे।
समाप्त। तो चलिए दोस्तों, इस नावल को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अनिल मोहन के अगले उपन्यासों में, अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।